Hi students, welcome back to my channel Study Commerce with Ritika. Hope you all are doing good. Okay, so today we are going to start the part second of our multiple choice question series of chapter 1 circular flow of income. So as we all know कि हमने जो हमारा part 1 जो था उसको हमने अपना cover up कर लिया है, ठीक है। जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किया था एंड देन मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ठीक है। ये रहे आपके जो टोटल हमने जो 10 क्वेश्चंस किए थे वो। आज जो हमारा है वो उसमें भी हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें टोटल 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज जनरेशन फेज, द सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड द थर्ड वन इज डिस्पोजिशन फेज। याद आया आपको? टोटल 3 फेज थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, कितने फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है? जनरेशन फेज। ऑप्शन 2 हमारा क्या है? डिस्पोजिशन फेज। ऑप्शन 3 क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ दीज। तो आपके को तो पता है कि टोटल 3 फेजेस होते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। अब जो सीबीएसई क्या कर सकता है कि आपको ना जनरेशन फेज की जगह, डिस्पोजिशन फेज की जगह, डिस्ट्रीब्यूशन फेज की जगह इनके ना सब्सटीट्यूट को यूज कर दे। जैसे कि जनरेशन फेज का भी आपको पता है, उसको हम लोग ऑल्टरनेटिव नेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जनरेशन फेज को हम लोग, अगर मैं जनरेशन फेज को बोलूं तो जनरेशन फेज को हम प्रोडक्शन फेज बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज करिए क्वेश्चन ये ऑप्शंस, इन चारों ऑप्शंस की जगह अगर जनरेशन फेज की जगह प्रोडक्शन फेज लिख दे, डिस्पोजिशन की जगह डिस्पोजिशन फेज को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम क्या बोलते हैं? इनकम फेज बोलते हैं। क्लियर? मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा या फिर लेट्स से कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोडक्शन फेज, तो आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन दे दिया कि उसको हम एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं, इनकम फेज बोलते हैं या फिर डिस्पोजिशन फेज बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जनरेशन फेज है उसका हमारा अल्टरनेटिव नेम क्या है? प्रोडक्शन फेज है, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने होमवर्क दिया था। और एक और क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी होमवर्क दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। इन चारों ऑप्शंस में से रेंट, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, वेजेस एंड प्रॉफिट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि जिसको आप फैक्टर इनकम कंसिडर नहीं बोलते हो? तो याद करिए जो हमारा सीरीज का पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और नॉर्मल सी बात है 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, तो जो हमारे फैक्टर इनकम होगा या फिर समटाइम्स फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं, वो सेंस अलग में यूज होता है। और जो हमारा फैक्टर इनकम होगा वो भी 4 होगा। तो फैक्टर इनकम मैंने कितने बताए थे? टोटल 4 होते हैं। पहला क्या था हमारा? रेंट। दूसरा क्या था हमारा? वेजेस। तीसरा क्या था हमारा? इंटरेस्ट। एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए कि इन ऑप्शन में से रेंट होता है तो रेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। वेजेस होता है, वेजेस भी दिया है, एंड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अब समटाइम्स थोड़ा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, आपको बहुत ध्यान देना है कि क्वेश्चन ने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम, मतलब यहाँ पे नॉट वर्ड यूज हुआ है, तो आपको यहां ध्यान देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि जो गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड है वो हमारा फैक्टर इनकम कंसिडर नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मैंने होमवर्क दिया था, इसको हमने देख लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया था, वो भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। अब फिर से आपको यहाँ पे देना है कि यहाँ पे नॉट बोला है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा आपका फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लो वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो फ्लो वेरिएबल क्या होता है? तो फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि जो फ्लो वेरिएबल होता है वो उस वेरिएबल को कहते हैं जिनको हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। अब ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है इसका मतलब क्या है? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ डे, इट कुड बी अ वीक, इट कुड बी अ मंथ और इट कुड बी ईयर। मतलब आपको प्रॉपर बताया नहीं रहता है, कोई पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डे मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा जो है फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है?
तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो है नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ ईयर, कि नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ ईयर इतने हुए हैं। तो क्या आप मुझे बताइए कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हुआ है। अब उसने ईयर बोला है, तो ईयर में तो आपको पता है कि 12 महीने होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब आपको इसने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें मेजर हो रही है, तब तो ये फ्लो वेरिएबल का पार्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा फ्लो वेरिएबल है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल होता है। नेशनल वेल्थ, जो नेशनल वेल्थ होता है वो फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल होता है कि स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल होता है। तो जो नेशनल वेल्थ है ये हमारा स्टॉक वेरिएबल के अंदर आता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, फ्लो था। एंड ऑप्शन डी इज व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, आप व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हो ड्यूरिंग अ ईयर। अब ड्यूरिंग अ ईयर का कुछ मेंशन नहीं किया कि कौन सा मंथ, ठीक है, उस मंथ में भी कौन सा डेट, कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो ये भी हमारा किस में कैटेगराइज होगा, फ्लो वेरिएबल में कैटेगराइजेशन होगा। और जो हमारा ऑप्शन 1 था ये भी हमारा क्या था, फ्लो वेरिएबल था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है। तो पहला भी तो फ्लो वेरिएबल है, दूसरा भी फ्लो वेरिएबल है, तीसरा हमारा स्टॉक वेरिएबल है। मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, नेशनल वेल्थ, की जो नेशनल वेल्थ है इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, जो टू सेक्टर इकोनॉमी है वो क्या चीजें कंसिस्ट करती है अपने अंदर। पहला ऑप्शन हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर या फर्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो अभी हमने पता है कि हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो टू सेक्टर मॉडल में हमारा हाउस होल्ड सेक्टर आता है, एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर आता है और दूसरा हमारा क्या आता है, फर्म सेक्टर आता है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज। अब इसमें स्टॉक वेरिएबल का डेफिनेशन, फ्लो वेरिएबल का मैंने बताया कि फ्लो वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आता है कि स्टॉक वेरिएबल क्या होता है। तो स्टॉक वेरिएबल का जो हमारा डेफिनेशन है वो ये होगा कि स्टॉक वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक आपको प्रॉपर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2024, मतलब मैंने प्रॉपर बोला 31 मार्च 2024। मैंने सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर 2024 नहीं बोला, मैंने साथ में मंथ भी बताया और साथ में मैंने डे भी बताया। मतलब मैंने प्रॉपर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया है। तो अगर इससे रिलेटेड ऐसे आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे तो आप समझ जाएगा कि स्टॉक वेरिएबल का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब आते हैं कि स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि व्हिच कांट बी मेजर्ड, कि नन ऑफ दीज। तो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि जो हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है वो मेजर होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लॉसेस आर क्लासिफाइड एज। जो लॉसेस हैं आप उसको कैसे क्लासिफाई करोगे, आप उसको स्टॉक वेरिएबल में रखोगे, क्या फ्लो में रखोगे, कि आइदर ए और बी या नाइदर ए नॉर बी। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बताया था कि स्टॉक वेरिएबल उन सारे वेरिएबल को बोलेंगे जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया होगा, बट यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन नहीं किया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ बताया ही नहीं है। तो हम क्लासिफाई कैसे करें कि लॉसेस हमारा स्टॉक में वेरिएबल में आएगा कि फ्लो वेरिएबल में आएगा। तो अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो लॉसेस होते हैं, जो प्रॉफिट होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो क्या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। जो लॉसेस होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, सारी ईयर एंड हो जाता है उसके बाद से हम पता करते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मतलब जो लॉसेस होती हैं, जो प्रॉफिट होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो हम ड्यूरिंग ईयर मेजर करते हैं। तो अगर ड्यूरिंग ईयर मेजर कर रहे हैं तो आप इसको किस में क्लासिफाई करोगे, स्टॉक वेरिएबल में क्लासिफाई करोगे कि आप फ्लो वेरिएबल में क्लासिफाई करोगे। आंसर इज फ्लो वेरिएबल, ठीक है, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। जो रियल फ्लो है आप उसको और किस नाम से जानते हो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन पार्ट 1 सीरीज कि जो रियल फ्लो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं, कि बोथ ए एंड बी, ये आप मुझे बताएंगे इन द
कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप रियल फ्लो को नॉमिनल फ्लो बोलेंगे, फिजिकल फ्लो बोलेंगे, मनी फ्लो बोलेंगे कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब आता है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजम्पशन सेक्टर। आप चारों ऑप्शन में से, पहला ऑप्शन है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है फॉरेन एंड चौथा है गवर्नमेंट सेक्टर। आप चारों में से, चारों सेक्टर में से कौन सा सेक्टर है जिसको आप कंजम्पशन सेक्टर बोलोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, देन यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, राइट। 2 सेक्टर मॉडल में कौन सा, एक हमारा हाउस होल्ड है और दूसरा हमारा क्या है, फर्म सेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड सेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और फर्म सेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर मैं हाउस होल्ड सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताऊं ना, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, ये हमारा ओनर होता है, ठीक है। ये ओनर होता है किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। एक और इसके फीचर है, ये फैक्टर प्रोडक्शन का ओनर तो होता ही है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इसके हाथ में होता है, ये इसकी सप्लाई करता है फर्म सेक्टर को। देन जो हमारा फर्म सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ना प्रोवाइड करे तो फिर फर्म सेक्टर नहीं उसको प्रोड्यूस कर पाएगा गुड्स एंड सर्विसेज को। तो पहला फीचर तो ये है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर प्रोडक्शन का ओनर है। दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर ये है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इस फीचर के साथ साथ ये एक और फीचर अपने अंदर रखता है कि जो फर्म सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ना विद द हेल्प ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को ये जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्या करता है, कंज्यूम करता है उसको। तो आपको ऐसे पता चल जाना चाहिए कि कौन सा सेक्टर हमारा कंजम्पशन सेक्टर होगा। तो नॉर्मल सी बात है, हाउस होल्ड सेक्टर अगर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है तो कंजम्पशन सेक्टर हम किसको बोलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ मैं फर्म सेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बता देती हूँ कि फर्म सेक्टर की क्या फीचर है। तो जो फर्म सेक्टर है ना, जब हाउस होल्ड सेक्टर उसको फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, तो जो फर्म सेक्टर होता है वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, प्रोड्यूस कर लेता है। तो पहला काम तो ये हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन। साथ ही साथ जो फर्म सेक्टर है, अब आपको पता है कि कोई भी चीज फ्री में तो होती नहीं है, राइट। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो अब वो ये सोच के उसको प्रोवाइड कर रहा होगा कि इसके बदले में इन रिटर्न फर्म सेक्टर उसको कुछ देगा। तो नॉर्मल सी बात है, ऑफ कोर्स देगा। तो वो क्या देता है उसको, फैक्टर इनकम देता है, ठीक है। या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को सेंस वाइज आप यूज करोगे कि कब आप फैक्टर इनकम यूज करोगे, आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को फैक्टर इनकम भी बोल सकते हो और फैक्टर पेमेंट भी बोल सकते हो। पर जब आप बोलोगे तो सेंस दोनों का थोड़ा सा आपको किस सेक्टर को लेके आप फैक्टर इनकम का यूज कर रहे हो और किस सेक्टर को लेके आप फर्म सेक्टर का यूज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फैक्टर इनकम टर्म तब यूज होगा जब हाउस होल्ड रिसीव करेगा, तो हम बोलेंगे कि हाउस होल्ड फैक्टर इनकम रिसीव करता है, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट वहीं पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को हम फैक्टर पेमेंट भी बोल सकते हैं। कैसे, वो फर्म सेक्टर यूज करेगा कि फर्म सेक्टर ये बोलेगा कि मैं ना फैक्टर पेमेंट देता हूं हाउस होल्ड सेक्टर को। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फर्म सेक्टर वो उसको कैसे कंसिडर करता है, एज अ फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड सेक्टर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को कैसे लेता है, एज अ फैक्टर इनकम, ठीक है। ओके फाइन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा क्लियर हो गया कि किस सेक्टर को हम कंजम्पशन सेक्टर बोलते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, जो आपको मैंने रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट बताया और जो मैंने आपको मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो आप मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट से आप मुझे ये बताइए कि आप जब मनी फ्लो पढ़ते हो और जब मनी फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें किस चीज की एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, मनी का, गिफ्ट का, कि नन ऑफ दीज का। तो आपको पता है कि जो मनी फ्लो है वो उसमें किसका एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का तो नहीं होगा क्योंकि वो तो रियल फ्लो में होता है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, कट। गिफ्ट्स तो होते नहीं है, कट। नन ऑफ दीज, अगर ये भी नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। पर मनी, ऑफ कोर्स मनी फ्लो में हमारा मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नन ऑफ दीज तो ऑलरेडी कट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम,
आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल फ्लो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी फ्लो, बट यहाँ पे रियल फ्लो से रिलेटेड पूछा है तो हम बता पाएंगे। तो रियल फ्लो होता क्या है? तो रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें आपका फैक्टर सर्विस फ्लो करता है। अब आपको बताना है कि आखिर जो आपका फैक्टर सर्विस है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। पहला ऑप्शन, फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर फ्लो होता है, फर्म सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर फ्लो होता है, कि ऑप्शन सी हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर पे होता है, कि ऑप्शन डी हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर पे जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे दो आपके सेक्टर हैं, मैं हाउस होल्ड सेक्टर को एच से डिनोट कर रही हूँ और ये वाला फर्म सेक्टर को एफ से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो फैक्टर सर्विसेज है वो कहाँ से कहाँ जाता है रियल फ्लो में। अब आप मुझे बताइए, अब आप सोच रहे होंगे कि फैक्टर सर्विस क्या है। आप फैक्टर सर्विस इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि अब आपको पता चल गया होगा कि फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इज कंसीडर्ड एज फैक्टर ऑफ इनकम एज वेल एज फैक्टर सर्विसेज। तो आप मुझे बताइए कौन सा जो सेक्टर होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और वो कहां से कहां मूव करता है। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर से फ्लो सेक्टर, सॉरी, हाउस होल्ड सेक्टर से ये फ्लो सेक्टर के पास जाता है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर से ये फ्लो सेक्टर के पास जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम household sector to the firm sector। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो हमारे फिर से पार्ट 2 हमारा खत्म होता है, जो कि हमने 10 क्वेश्चंस को कवर किया। अब एक ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ, एक और ऑलरेडी आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ जो कि आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क लीजिए, और एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ रियल फ्लो, राइट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन पार्ट 1 सीरीज। तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे, जो कि ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। इन चारों में से कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इनकम और डेप्रिसिएशन, इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है। आपको नॉट पे ध्यान देना है कि कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है। कैपिटल इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, इनकम इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, की डेप्रिसिएशन इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो कि फ्लो वेरिएबल नहीं है, और 3 क्या है? फ्लो वेरिएबल। तो आपको मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन फ्लो वेरिएबल कंसिडर नहीं कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, जो कि हमारा ये सीरीज है। कुछ और हमारे एमसीक्यूज बचे हुए हैं, ये डायग्राम्स वाले भी हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो 10 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी 10 से प्लस ले लेंगे कि हमारा ये चैप्टर जो 1 का जो एमसीक्यू सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए, एंड देन फिर हम चैप्टर 2 पे मूव करेंगे। होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहा होगा और उसमें एक रिदम आ रहा होगा। और मेरा पर्पज ये है कि सिर्फ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे ना पढ़ाऊं कि 16 का बी हो गया बच्चों, 615 का सी हो गया, ऐसे नहीं। कि मेरा मेन पर्पज ये है कि अगर मैं आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन कराऊं, 30 एमसीक्यू कराऊं, बट ऐसे कराऊं और आप ऐसे करो कि सीबीएसई कुछ भी क्वेश्चन बनाए, कुछ भी उसको इंटरचेंज करे, माउल्ड करे, सेंटेंसेस को इधर उधर करे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है देन यू कैन इजिली आप क्या कर पाओ, एग्जाम हॉल में कर पाओ बिना किसी प्रेशर के, एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट याद आने चाहिए, मेरे पढ़ाई हुए आपको स्टेटमेंट याद आने चाहिए, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके 12th में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको शेयर करिए कि उनका भी साथ में प्रिपरेशन अच्छे से हो, एंड देन थोड़ा सा परसेंटेज उनके भी अच्छे आए। एंड फिर होता है थोड़ा सा पॉजिटिव कंपटीशन होता है तो हम और मेहनत करते हैं। प्लीज़ एंड ट्राई, कोशिश करिएगा कि आप अपने फ्रेंड्स से, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनसे पॉजिटिव कंपटीशन करिए। देयर इज अ लिटरली डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव कंपटीशन एंड नेगेटिव कंपटीशन। एस कंपटीशन करना इज नॉट अ बैड थिंग, आपको कंपटीशन करना चाहिए जिससे कि आपका फ्लो और बढ़ता है, बट पॉजिटिव करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना आपका नुकसान हो और ना सामने वाला का नुकसान हो, ठीक है। तो कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम पार्ट 3 में पूरा कवर कर लेंगे, एंड देन फिर हम मूव करेंगे अपने सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।